हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल यूनिट फर्स्ट आज हम लोग पूरा फिनिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 6। आज प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। इफ़ वी डू नॉट से और प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, others cannot understand what we are saying, as the example shown in figure 1.13. In this lesson, you will learn about the common sound used while speaking English. You will learn and practice how to say common words correctly. Pronunciation is the way you say a word, just as spelling is how you write a word. मीन्स यदि हम वर्ड को सही ढंग से नहीं कहते हैं या सही ढंग से नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं तो दूसरे ये नहीं समझ सकते कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि फिगर आपको दिखाया गया 1.13 आगे है, उसमें देखिएगा कि इस लेसन में आप अंग्रेजी बोलते समय उपयोग की जाने वाली जो जनरल वॉइस के बारे में जानेंगे। आप सामान्य वर्ड को सही तरीके से बोलना सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। प्रोनाउंस वह तरीका है जिससे आप एक शब्द कहते हैं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन यह है कि आप एक शब्द कैसे लिखते हैं। स्पेलिंग ये होता है कि आप कैसे उस चीज़ को आप लिखते हैं। स्पेलिंग टू कम्युनिकेट when you speak, you need to know how to pronounce word correctly. Correct pronunciation will help you express yourself in clear and confident manner. It will also help others to understand your words ईजिली। जब आप बोलते हैं तो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं। आपको यह जानना होगा कि वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। सही प्रोनाउंसिएशन आपको खुद को सेल्फ क्या करता है, क्लियर और कॉन्फिडेंस में व्यक्त करने में मदद करेगा। इससे दूसरों को भी आपकी बातों को आसानी से समझने में क्या होता है, मदद मिलती है, हेल्प मिलता है। स्पीकिंग करेक्टली, say the following word aloud, ask your teacher and friend if you pronounced them correctly। जो नीचे गए शब्द को जोर से आप लोग पढ़िए। ये फिगर है 1.13। अपने जो टीचर्स होते हैं, दोस्तों से पूछिए कि क्या आप उनका सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सही नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फ्लो में पढ़ते जाते हैं, हम जानते हैं, हम ऐसा नहीं हो कि हमें नहीं पता होता है कि वो वर्ड क्या प्रोनाउंस करना है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। मुझसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मैं फ्लुएंट पढ़ने जाता हूँ तो बीच में कोई ऐसा ईजी वर्ड होता है लेकिन मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ और आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो मुझे देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें होता है। ऐसा करने के लिए क्या होता है कि जो वर्ड है, अगर आपको कोई वर्ड अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप उसे जोर से पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से पढ़ते जाइए। जब तक आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप उसे जोर से पढ़ते रहिए। और जो भी आपके दोस्त यार, जो भी या टीचर हो, उनसे पूछिए कि आप सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर, सन, सेल, टेल, ये होता है। What did you notice? Sometimes words which have similar spelling and pronounced differently. Sometimes words which have different spellings may be pronounced in the same way. The best way to learn correct pronunciation of the word is to listen carefully. इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ये तो बहुत इजी वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स इसमें आप देखेंगे कि इस पे हम प्रोनाउंसिएशन तो सेम कर रहे हैं लेकिन स्पेलिंग जैसे SUN सन, SON सन, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है।
SAIL सेल, SALE सेल। मीनिंग इसकी अलग होगी, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। TAIL टेल, TALE टेल। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड? We are sound to speak. Every word is made up of one or more sound. We put these sounds together to pronounce word. Phonetics is the study of the sound that we make when we speak. हम शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, हम बोलने के लिए साउंड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक वर्ड एक या एक से अधिक साउंड से मिलकर बना होता है। वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन के लिए हम इन साउंड का एक साथ रखते हैं। फोनेटिक्स उन साउंड का अध्ययन है जो हम बोलते समय बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर example, the word dog is made of 3 sounds put together. DOG. Speak the word aloud as shown in Hindi to help you pronounce it correctly. Dog. The word cat is made of 3 sounds. Cat. Right? एग्जाम्पल के लिए कुत्ता जो डॉग है, सब क्या होता है, एक 3 साउंड को मिलकर बना है, DOG। डॉग शब्द पर जोर से बोलें जैसा कि हम हिंदी में दिखाया गया है, ताकि आपको इसका सही उच्चारण करने में मदद मिल सके। DOG, CAT, कैट, ये हम लोग जो नर्सरी में, LKG, UKG में सब पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि ये आपका कम्युनिकेशन स्किल बेसिक शुरू किया गया, इसे बताया जाएगा एज ए ग्रामेटिकली। ये आपको जानने की इतना ज़रूरत है नहीं, आप लोग इतने भी अभी कमज़ोर होंगे नहीं कि आपको CAT, कैट, DOG, डैट या फिर अल्फ़ाबेट 26 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़े। फिर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ते नहीं हैं, इसको भी आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पीक द वर्ड अलाउड as shown in Hindi to help your pronounce it correctly. Cat. The English alphabet has 26 letters from A to Z, but each of these letters can be pronounced in different way. In the different world, we use 26 letters to write in English, but we use more than 26 sound when you speak English. This is why a word speaking does not always match its pronunciation. ये हाईलाइट नहीं है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कोई भी वर्ड अगर जोर से पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, हमें अच्छा प्रोनाउंस सही करने में मदद मिलता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग जानते ही होंगे 26 लेटर्स होते हैं और सभी लेटर्स के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे ABCDEF Z तक सभी के प्रोनाउंसिएशन अलग, सभी के साउंड जो हैं वो अलग हैं और उनसे क्या होता है अगर हम लिखते भी हैं तो भी वो अलग अलग होता है। यही कारण है कि उससे जो भी रिटन स्पेलिंग बनते हैं उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ साउंड। वी हैव नाउ सीन हाउ द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नॉट इनफ टू exactly match the many different sound we make when we speak. Let us take a closer look at the sound we use. All English words are made of 3 basic type of sound as shown table 1.16. हमने अब तक देखा कि जब हम बोलते हैं तो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स उन कई अलग अलग साउंड से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं। आइए हम उन साउंड को पर करीब से नज़र डालें और जिनका हम उपयोग करते हैं। सभी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या शब्द वर्ड्स होते हैं उनका 3 मूल प्रकार होते हैं ध्वनियों के। आइए उसका टेबल हम लोग देखते हैं। टेबल क्या क्या है, वावेल है,
डिप्थॉन्ग्स है और कॉन्स्टेंट है। डिप्थॉन्ग्स जो होता है वो दो वावेल के साउंड का कॉम्बिनेशंस होते हैं। वावेल क्या है? द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वावेल A, E, I, O and U, but 12 vowel sound is means most vowel can be pronounced in different way. We make a vowel sound when we read a vowel. When we read a vowel in a इंग्लिश वर्ड वाला में क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है? 5 आपके वावेल होते हैं, A, I, O, U और I होते हैं, राइट। लेकिन हम 12 वावेल लगते हैं इसमें। ऐसा मतलब ये है कि अधिकांश हम इसमें वावेल कर सकते हैं जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है और अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। हम एक वावेल बनाते हैं या एक स्वर हम क्या है, एक वर्ड हम, एक वावेल हम पढ़ भी सकते हैं। इसका क्या होगा? डिप्थॉन्ग्स क्या होगा? We make a diphthong sound when we combine 2 vowel. Diphthong start as one vowel sound and go to another. हम एक डिप्थॉन्ग साउंड बनाते हैं जब हम 2 वावेल को मिलाते हैं। डिप्थॉन्ग्स एक वावेल के रूप में शुरू होते हैं और ध्वनि और दूसरे के पास बोलते हैं कि आप जाओ। हम एक डिप्थॉन्ग्स ध्वनि बनाते हैं जब हम 2 वावेल को मिलाते हैं। डिप्थॉन्ग्स एक वावेल के रूप में शुरू होता है, एक वावेल के रूप में शुरू होता है साउंड उसका और दूसरे के पास जाता है। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नेवर नाइदर अ वावेल नॉर अ डिप्थॉन्ग साउंड। एक कांस्टेंट साउंड कोई भी साउंड हो जो कि न तो एक वावेल हो और न ही एक डिप्थॉन्ग्स हो। नेक्स्ट है सेशन 7, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। वी यूज सर्टेन वर्ड कॉल्ड ग्रीटिंग्स बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड, पीपल फैमिलियर टू अस और पीपल होम वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो वी यूज certain sentences to tell about yourself or others to people who do not know us. This is called an introduction. फ्रेंड या फिर कोई परिचित लोग हों या जिन लोगों को हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे बात करना शुरू करने से पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग्स नामक कुछ शब्दों का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। साथ ही हम अपने या दूसरों के बारे में बताने के लिए कुछ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उन लोगों को जो हमें नहीं जानते। इसे एक इंट्रोडक्शन कहा जाता है। अब आता है आपका ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होता है क्या? ग्रीटिंग्स का मीनिंग हम कहें, ग्रीटिंग्स का मीनिंग होता है बधाई या अभिवादन, शुभकामनाएं देना जैसे होता है, ये सब ग्रीटिंग्स में आते हैं। देयर आर मेनी वे टू ग्रीट अ पर्सन। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू अ फ्रेंड। सिमिलरली देयर आर मेनी वे टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट। किसी व्यक्ति का ग्रीटिंग करने के कई तरीके हैं। काम पर ग्रीटिंग और ग्रीटिंग का आंसर, मित्र को दिए गए ग्रीटिंग और आंसर में भी अलग अलग होते हैं। इसी तरह का आपका डिपार्ट होना, आपसे विदा होने पर क्या अलविदा जो आप होता है, गुड बाय बोलते हैं ना, उसे कहने का एक कई तरीके होते हैं। He greeting change depending upon who we are talking to and even according to the time of the day. Greetings help us start a conversation nicely as shown in figure 1.14. ग्रीटिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि दिन के समय के अनुसार भी होता है, राइट। ग्रीटिंग से
हमें अच्छी तरह से कम्युनिकेट क्या होता है, बातचीत शुरू करने में क्या होता है, मदद मिलती है, हेल्प मिलता है, जैसा कि वो फिगर में आगे दिखाया गया 1.14 में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रेटिंग्स। देयर आर टू वे ऑफ ग्रेटिंग्स एज शोन इन फिगर 1.15 से द ग्रेटिंग्स बिलो आर लाउड। ग्रेटिंग्स के दो तरीके होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया 1.15 में। नीचे जोर से उसका ग्रेटिंग्स हम करेंगे। चलिए क्या क्या दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल ग्रेटिंग्स होता है एंड सेकेंड होता है इनफॉर्मल ग्रेटिंग्स। फॉर्मल ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इज यू डू नॉट नो द पर्सन, इट इज यूज्ड टू ग्रेट सीनियर elderly people or people with whom we have formal relations like teacher or customers. This is used more often in school, colleges and offices. यदि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो फॉर्मल ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सीनियर एल्डर्स लोगों या ऐसे लोगों के ग्रेटिंग्स के लिए किया जाता है जिनके साथ हमारा फॉर्मल रिलेशन है, जैसा कि टीचर्स होते हैं हमारे या कस्टमर होते हैं। इसका यूज स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस में अधिक होता है। इनफॉर्मल ग्रेटिंग्स सेकेंड है। इनफॉर्मल आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड, फैमिली आर नो पर्सन। इनफॉर्मल जब आप किसी फ्रेंड या फैमिली या किसी परिचित व्यक्ति से बात करते हैं तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का उपयोग किया जाता है। से आउट लाउड द इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स रिप्लाईज गिवन इन द टेबल। नीचे दिया गया है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स और उसके आंसर भी दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। ये ग्रीटिंग्स है और ये उसके रिप्लाई है। जैसे कोई आपको क्या बोलता है इनफॉर्मल हे, तब बोलते हैं हेलो या हाय बोलते हैं। फिर बोलता है आपको कोई बोलता है हे हाउ आर यू डूइंग, अरे यार आप कैसे हो, तो बोलते हैं हाय आई एम डूइंग गुड। मैं या हाय का मतलब होता है नमस्ते या कुछ जो भी आप बोलते हैं ना, हाय आई एम डूइंग ग्रेट, नमस्ते मैं अच्छा हूँ, हाय गुड टू मीट यू। ये सारी चीज़ें जो इनफॉर्मल्स ग्रीटिंग्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका introducing yourself and others. When you are meeting someone for the first time or if other want to know about you, you need to introduce yourself. You can do this by telling your name and some general informal like about your hometown, your job or subject as a student, your interest etc. When introducing yourself, remember to look the other person smile. जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो या लोग आपको आपके बारे में जानना चाहते हो तो आपको अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। आप अपना नेम और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस जैसे कि आपका होम टाउन का, अपने जॉब के बारे में या फिर अगर आप स्टूडेंट के रूप में आप अपने सब्जेक्ट के बारे में और आपका क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में आप बताकर ऐसा कर सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते समय दूसरे व्यक्ति को देखना और स्माइल करना याद रखें। देखते रहा कंटिन्यूस आप उसको क्या होता है कि आपसे देखकर और वो स्माइल करने के साथ आप बोल रहे हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या दिखता है और साथ ही साथ सामने वाला भी आप पर पूरा ध्यान से आपकी बातों को सुनता है। वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर बाय टेलिंग देयर नेम, व्हाट दे डू, हाउ वी नो देम आर इवन बाय डिस्क्राइबिंग सम थिंग्स इंटरेस्टिंग अबाउट देम। हम किसी का इंट्रोडक्शन दूसरों से उनका नाम बताकर, वे क्या करते हैं, हम उन्हें कैसे जानते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब करके भी हम कर सकते हैं। जैसे किसी को डिस्क्राइब करना है तो उसका हम नाम बता सकते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा तो उसको भी बताकर हम क्या कर सकते हैं, उनका हम परिचय दे सकते हैं।
नेक्स्ट है सेशन 8 टॉकिंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बात करना। We may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new persons. We may also need to fill form with information about yourself. In this session, we will learn about how to describe or introduce yourself and write about yourself. कई मौके पर आपको अपने बारे में बात करनी पड़ सकती है, खासकर जब आप नए लोगों से मिलते हैं। आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म भरने की आवश्यकता हो सकती है। इस सेशन में आप सीखेंगे कैसे अपना डिस्क्राइब करना है अपने आप को, या अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने बारे में लिखें। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। When you meet someone for the first time, they may want to know more about you. जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो हो सकता है कि वे आपके बारे में जानना चाहें। You usually start by telling your name, then you can talk about other things such as what you do, your age, where you live, or even about the things or activities that you like or dislike. For all these sentences, you will use nouns and verbs. आप आमतौर पर अपना नाम बताकर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप अन्य बातों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसा कि आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, या यहाँ तक कि उन चीज़ों या गतिविधियों के बारे में भी जिन्हें आप लाइक या डिसलाइक करते हो। इन सभी वाक्यों के लिए आप क्या कर सकते हो, नाउन या वर्ब का यूज कर सकते हैं। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन एक नेमिंग शब्द है जिसका यूज किसी पर्सन, प्लेस, वस्तु, थिंग्स या कोई आपका आइडिया हो के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर ये तो इज के बाद स्पेस रहेगा, स्पेस कर देते हैं। नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन आर अली, दिल्ली, फुटबॉल एंड म्यूजिक है। नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे अली, दिल्ली, फुटबॉल और म्यूजिक है। A verb is a doing word that tell us what a noun does. Some example of verb are play, like, eat and write. Note that some verbs with an ing ending can also act as noun. Swimming is an example. We can talk about like and dislike using nouns as well as verbs that end with ing, for example cycling and swimming. वर्ब एक करने वाला शब्द है जो हमें बताता है कि नाउन क्या करती है। वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका प्ले हो गया, लाइक हो गया, ईट हो गया और राइट हो गया। ध्यान दें कि ing अंत वाले कुछ वर्ब भी नाउन के रूप में कार्य कर सकती हैं, जैसा कि स्विमिंग एक एग्जाम्पल है। हम नाउन के साथ साथ ing के साथ एंड होने वाली वर्ब का उपयोग करके लाइक या और डिसलाइक के बारे में बात कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर साइकिलिंग है, साइकिल चलाना, और तैरना, स्विमिंग करना। नेक्स्ट है आपका टेबल 1.21 रिप्रेजेंटिंग टॉकिंग अबाउट योर वन सेल्फ। आइए टेबल देख लेते हैं। नेक्स्ट टेबल है आपका टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। टेबल में आपका नेम, आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका नेम बताएंगे कि आपका क्या नाम है। आई एम हरीश सेट्ठी, या आपका नाम विनय सिंह है तो विनय सिंह, अनु है तो अनु, लक्की है तो लक्की, जो भी होगा आप बताएंगे। और व्हाट डू
दे। वे क्या करते हैं, तो आप क्या करते हो आप बताएंगे कि आप हाई स्कूल में हैं, आप स्टूडेंट, आप क्रिकेटर हैं, आप जो भी हो आप बताएंगे। फिर आपका एज है तो आप एज अपना बताएंगे, जितना आप एज ईयर ओल्ड होंगे, आप 15, 20, 25 जितना भी ईयर ओल्ड होंगे आप बताएंगे। नेक्स्ट होम टाउन, आपका होम टाउन कहाँ है वो आप बताएंगे, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप आजमगढ़ के हैं, लखनऊ के हैं, आगरा के, मुंबई के, जहाँ के भी हो आप वो बताएंगे। और लाइक, आप क्या लाइक करते हो और आप क्या डिसलाइक करते हो वो भी आप बताओगे। क्या क्या लाइक, आप चेस खेलना लाइक करते हो, स्विमिंग करना या म्यूजिक, जो भी हो आप अपना लाइक बताएंगे। डिसलाइक क्या आपको समझ डिसलाइक करते हो, डॉल को आप लाइक नहीं करते हो, लाउड नोइसली आप लाइक नहीं करते, जो भी आप डिसलाइक हो, जब आप लाइक नहीं करते हो वो आप बताओगे। स्ट्रेंथ में आपका क्या 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 स्ट्रेंथ है, आप स्टोरी अच्छे लिखते हो, आप पब्लिक स्पीकर अच्छे हो, आप क्लास पजल्स जो होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीकनेस, क्या आपकी वीकनेस है, जो भी आपका वीकनेस होगा वो आप बताएंगे। कि आप टास्क जो है इनकम्प्लीट होता है तो आपकी वीकनेस है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो भी आपका ये वीकनेस होगा वो आप बताएंगे, उसके बारे में आप बात करेंगे। नेक्स्ट है फिलिंग अ फॉर्म। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट अबाउट योरसेल्फ इन अ फॉर्म। A form is a type of printed page with blank space for information. कभी कभी बात करने के बजाय आपको अपने बारे में लिखना होता है। फॉर्म एक टाइप किया हुआ या प्रिंटेड पेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो स्पेस प्लेस होते हैं उसमें होते हैं। Each form is different, so you should read it properly before filling. Write neatly, talking care to use the correct spelling. A form usually has the following field for personal information as shown in table 1.22. प्रत्येक फॉर्म जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए भरने से पहले आपको उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। सही स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए आपको साफ साफ लिखना भी चाहिए। एक फॉर्म में आमतौर पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए फॉलोइंग जो फील्ड्स होते हैं, जैसा कि आपका नीचे टेबल में दिया गया है कि इसी टाइप्स का जो फील्ड आपका फॉर्म होता है, जैसा कि टेबल में दिया हुआ है। उसमें नेम होते हैं, नेम का एरिया होता है जहाँ आपको नेम भरना होता है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम भरना होता है। डेट ऑफ बर्थ का प्लेस होता है जहाँ पे आपको अपना डेट भरना होता है, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ भरना पड़ता है। एड्रेस आपको पूरा भरना पड़ता है, साथ में पिन कोड भी भरना पड़ता है और लास्ट में आपको साइन भी करना होता है, अपना सिग्नेचर भी करना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हरीश है, हरीश शेट्टी उसका नाम है, उसका जन्म हुआ है 5 दिसंबर 1999 को, ठीक है, वो आगरा में रहता है, ठीक है। इसी से जो आपका पूरा पर्सनल डिटेल है वो आपको रिलेटेड फील्ड में भरना होगा। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम हरीश शेट्टी है तो आपका फर्स्ट नेम हरीश होगा और लास्ट नेम शेट्टी होगा। अगर आपका नाम विनय सिंह है तो आपका फर्स्ट नेम विनय होगा और लास्ट नेम आपका सिंह होगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा वो रिलेटेड डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ भरेंगे। एड्रेस आप फिल करेंगे और पिन कोड भी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेशन 9 आस्किंग क्वेश्चन। As you sometimes scared of asking too many questions is shown in figure 1.19. What have happened if you do not ask questions at the right time? Why do we, यहाँ पे स्पेस रहेगा, do we need to ask question? क्या आप कभी कभी बहुत अधिक प्रश्न पूछने से डरते हैं? जैसा कि क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया था, जैसा कि फिगर आपका 1.19 है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फिगर, आपको बताया गया था ये रहा फिगर 1. जैसे हे कैसे हैं आप लोग, हे क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका एक क्वेश्चंस में होते हैं। यदि आप सही समय पर प्रश्न नहीं पूछते हैं तो क्या होता है, हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों है, ये हम आगे समझते हैं। In this session, we will learn about the importance of asking question and how to get information by asking the correct question.
इस सेशन में आप प्रश्न पूछने का इम्पोर्टेंस और सही प्रश्न पूछकर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बारे में जानेंगे। नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। A question is a request for information as shown figure 1.20. It could be an type of information such as an answer to answer in the textbook, information about a person or place, or about how to do a task. तो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि फिगर 1.12 में दिखाया गया है। यह किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है, जैसे कि आपका जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपका पाठ्यक्रम हो, पाठ्य पुस्तक हो, टेक्स्ट बुक हो, ठीक है। मैं किसी प्रश्न का उत्तर, आंसर, किसी व्यक्ति या उसके प्लेस के बारे में जानकारी, या किसी वर्क को करने के तरीके के बारे में इंफॉर्मेशंस, ये सब आपका क्या होता है, नीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस में आते हैं। कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या प्रश्न पूछने से हमें क्या मदद मिलेगी? आस्किंग क्वेश्चन हेल्प अस टू गेन न्यू नॉलेज, गेट इंफॉर्मेशन। नया नॉलेज प्राप्त करें और इंफॉर्मेशन प्राप्त करें आप लोग। मेक श्योर दैट, जस्ट मिनट, अभी आपको क्लियर, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। वी नो इज करेक्ट। सुनिश्चित करें कि जो हमें जानकारी है वह सही हो। अवॉइड डाउट्स, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज। जो कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको क्या करें आप लोग, कोई भ्रम होता है उससे आप लोग बचें। लोगों से उनके और उनके थॉट्स के बारे में पूछकर उनसे बात करना शुरू करें। नेक्स्ट, हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच अ प्लेस, you will not be able to reach it. If you do not know how to do some work, you will not be able to complete it unless you ask question and get information. Asking all the correct question at the right time is also important. अगर आपको किसी प्लेस पर कैसे पहुंचा जाए इसकी जानकारी नहीं है तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप किसी कार्य को करना नहीं जानते हैं तो आप उसे तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्राप्त नहीं करेंगे। सभी सही प्रश्नों का सही समय पर पूछना भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब किसी बारे में जानते नहीं, किसी काम के बारे में, तो आप कैसे पढ़ेंगे जब तक आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं की। उसके लिए क्या करना, आपको किसी न किसी की हेल्प नहीं, किसी से आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या करें हम। तो सामने वाला आपको बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आप कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है ना। You can follow the simple method of 5W+1 as shown in table 1.13 to make sure that you have all the information you will need for particular work. Read out the example aloud. आप यह श्योर कर लें कि टेबल 1.23 में दिखाए गए 5W+1H को इजी मेथड का पालन कर सकते हैं। आपके पास किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक सभी जानकारी हैं। एग्जाम्पल के लिए से आप जोर से पढ़िए। यहाँ पर 5W+1H ये कोई बहुत बड़ी मेथड नहीं है। 5W का मतलब होता है हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। 1H मतलब हाउ। यही है क्योंकि क्वेश्चन हमारे भी इसी से रिलेटेड होते हैं, राइट। Who, where, when, what, why, 5W+1H, how। जितना भी है इतना यूजेज और एग्जाम्पल आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है
सेशन 10 आस्किंग क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है ये। ए क्वेश्चन इज अ सेंटेंस फ्रेज और वर्ड दैट आइदर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और इज यूज्ड to test someone's knowledge. We always use a question marks at the end of a question. In our day-to-day interaction with others, we often have to ask and answer question to get information. Asking the correct question can help us get the information we want, as shown in figure 1.21. क्वेश्चन एक सेंटेंस फ्रेज या वर्ड है जो या तो इंफॉर्मेशन मांगता है या किसी के नॉलेज का एग्जामिन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। दूसरों के साथ हमारी डे टू डे की जो बातचीत में हमें अक्सर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछना और आंसर देना पड़ता है। सही क्वेश्चन पूछने से वह इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जो हम चाहते हैं, जैसे कि फिगर 1.21 में दिया हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो हम क्वेश्चन पूछे, जैसे हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वैसे ही हमें आंसर मिलता है ना। अगर हम अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छे से आंसर मिलता है, तो अगर हमें अच्छा आंसर चाहिए तो हमें क्वेश्चंस भी अच्छे से पूछना होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। इसके दो बेसिक टाइप्स होते हैं जो कि क्लोज एंडेड हैं और दूसरा ओपन एंडेड है। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, दिया हुआ है फिगर में। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, आर यू हंग्री, क्या भूखे हो, तो बोलो यस और नो। बस मतलब सिंपल सा इसका आंसर होता है ओपन एंडेड का यस और नो में। और क्लोजेड एंडेड में क्या होता है, यहाँ से वुड भी कुड भी लगा होता है, जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या आप खाना पसंद करोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे, तो आप बताते हो एप्पल, ऑरेंज या कुछ भी जो आपको पसंद हो वो आप बताते हो। Questions that can be answered with a yes or no are called closed-ended question. That is, become the answer option are limited or closed. For example, when we ask, "Do you have a TV at home?" the answer could be either yes or no. See in figure 1.22. जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि आंसर विकल्प क्या होता है, वो लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड या बंद होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ पर मैंने दिखाया ही था ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पर बताया था ना यस और लिमिटेड होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ लिया क्या आपके घर पर टीवी है, तो आप सिंपल से एक आंसर देते हो यस और नो, हाँ या ना, जैसा फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है sometimes when we ask a question we expect the answer with more detail. For example, in figure 1.23, when we ask what do you like to watch TV, the answer could be I like watch movie on TV. These are called open-ended question because their answer options are not limited or closed. In this case, the person could have also said sports news or anything else. कभी कभी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अधिक डिटेल के साथ आंसर की अपेक्षा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिगर 1.23 में यहाँ दिखाया गया है, आप जैसे क्या पूछते हो कि क्या आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं, तो आंसर हो सकता है कि मुझे टीवी पर फिल्म देखना पसंद है, या इन्हें खुले मतलब इन्हें क्या होते हैं आप डिटेल में, उसमें क्या था यस और नो में, क्या आप टीवी आप घर पे टीवी है, बोलते थे हाँ या ना। और अब पूछ लिया जाए कि आप टीवी क्या देखना पसंद करते हो, तो बताते ना हाँ मुझे टीवी पर ये मूवी देखना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है,
तो ये कुछ भी आप एक डिटेल में होता है आप बताते हो, तो इसे ही हम क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है क्योंकि इसका जो आंसर क्या होता है वो ना क्लोज होता है ना लिमिटेड होता है। इस मामले में जो पर्सन होता है वो मूवी की जगह स्पोर्ट भी बता सकता है, न्यूज भी बता सकता है, या कुछ और भी कह सकता है। राइट, अब आता है फ्रेमिंग और फॉर्मिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। We can form close-ended question by adding helping verb called auxiliary word like be, do, and have. These convey additional information such as time and mood. Besides these, there are other auxiliary verb called modal verbs such as can, shall, may, should, could, which so possibly are necessity. One model of framing close-ended question is to take a sentence without the above word and place such word before the subject. हम बी, डू और हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है को जोड़कर क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि टाइम और मूड। इसके अलावा अदर ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है, जैसे कैन, शैल, मे, शुड और कुड को दर्शाते हैं। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन को तैयार करने के लिए ऊपर मेथड के शब्दों को बिना एक सेंटेंस लेना और ऐसे वर्ड को विषय सब्जेक्ट से पहले रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस आई लाइक इट can be changed into a close-ended question by adding the word do before the subject I. This creates the close-ended question do I like it. एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस आई लाइक इट को सब्जेक्ट आई से पहले डू शब्द को जोड़कर एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बदला जा सकता है। यह क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाता है कि डू आई लाइक इट, डू क्योंकि पहले लग गया है। तो बच्चों आज आपके क्लास का एंड हो गया। क्लास का एंड का मतलब यूनिट फर्स्ट जो है आज खत्म हो गया। अब हम यूनिट सेकेंड शुरू करेंगे। फिलहाल हम सेकेंड की जगह यूनिट सेकेंड की जगह जो आईटी और आईटीज है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। तो अब तक का जो क्लासेस रहा वो कैसा रहा वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप किए हुए हैं, शेयर करिए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईटी और आईटीज के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।